हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने। किसकी बात कर ली थी? उन्होंने बात कर ली थी बीबीटी की, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। आज अपन बात करेंगे सीएफटी की। बीबीटी फेल हो गई, उसके बाद में सीएफटी आया जिसने प्रबल लिगेंड बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया, और इसने ये बताया कि प्रबल लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके बनते कैसे हैं, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो बीबीटी। तो उसके बाद में सिज्विक पॉवेल के बाद में ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत आया जिसे अपन सीएफटी कहते हैं, क्रिस्टल स्प्लिटिंग थ्योरी। सीएफटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टूडेंट, आज इसके सीमाएं भी हो जाएंगी, इसके एक्सप्लेनेशन भी हो जाएंगे, सभी कुछ आसानी से समझना स्टूडेंट। इसने स्टूडेंट कुछ पॉइंट रखे अपने सामने जो लागू हुए स्टूडेंट। इसने पहले बात बताया मेटल व लिगेंड, मेटल व लिगेंड के बीच दो टाइप का फोर्स काम करता है। एक तो बताया इसने इलेक्ट्रो पॉइंट चार्ज या अट्रैक्शन फोर्स होता है मेटल और लिगेंड के बीच। अट्रैक्शन, ATTRACTI, अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरी बात बताई इसने पॉइंट चार्ज होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है। पॉइंट चार्ज यानी जो अपने नॉर्मली कह सकते हैं आयनिक चार्ज होता है। न्यूट्रल लिगेंड के लिए डाइपोल मोमेंट काम करता है और जो नेगेटिव लिगेंड है उनके लिए आयनिक चार्ज काम करता है। दूसरा बताया इसने कि इसमें मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड बिटवीन लिख देता हूं, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड क्या होता है मेटल और लिगेंड के बीच। फिर मेटल एंड लिगेंड रिपल्सन, मेटल और लिगेंड के बीच रिपल्सन होता है जिसके कारण बिटवीन मेटल एंड लिगेंड रिपल्सन अकर whose whose reason whose reason whose reason we show the we show the splitting। हमें क्या देखने को मिलती है? स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, लिगेंड रिपल्सन होता है। सर ये पॉइंट चार्ज समझ में आ गए, मेटल और लिगेंड के बीच रिपल्सन कैसे होगा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेटल के पास ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड के पास भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं अपने कुछ। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, मेटल के पास ऑर्बिटल होते हैं। अगर ये हेड टू हेड पोजीशन में अपने इलेक्ट्रॉन दान करे, यानी लिगेंड अपने ऑर्बिटल मेटल को देता है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ये तो क्या है? पॉइंट चार्ज या मेटल और लिगेंड के बीच पॉइंट चार्ज होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसके कारण ये करीब आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी इसने दिया है, लिगेंड को दिया, ये मेटल पॉजिटिव होती है, ये लेती है, ठीक है। यहाँ पर मेटल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले रही है अपने रिक्त कक्षक में। अब ये जो अनोदर जो इसके कक्षक स्टूडेंट 3 4 5 5 ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि अपन डी ऑर्बिटल ले रहे हैं मेटल का। अब इसमें यह क्या करते हैं, ये जो अलग कक्षक है इनके बीच अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, मेटल व लिगेंड है, लेकिन मेटल के जो अन्य कक्षक है जो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है स्टूडेंट, मेटल लिगेंड के बीच में। अब यहाँ पर भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे कक्षक क्या हो जाते हैं? स्प्लिटिंग हो जाती है। इसके कारण क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग होने से क्या होते हैं? मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन दान करती है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देती है, लिगेंड क्या करता है? लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इनके ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होगा जिसके कारण एनर्जी होगी। और हाई एनर्जी के कारण जो डीजनरेट ऑर्बिटल है वो दो टाइप के बनते हैं,
यहाँ तक उतारी है। इसके बाद में मैं कुछ बातें लिखाने वाला हूँ। पॉइंट चार्ज होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड, रिपल्सन इनके बीच में देखने को मिलेगा। इनमें लो रिपल्सन होगा, इसमें हाई रिपल्सन होगा, हेड टू हेड ज्यादा रिपल्सन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब मैं कुछ बातें लिखूंगा जो काम आएगी स्टूडेंट। 3 नंबर बात क्या है स्टूडेंट, क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के अनुसार, विपाटन सिद्धांत के अनुसार, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के अनुसार समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक विपाटित होकर, विपाटित होकर दो ऊर्जा के कक्षक T2G व EG का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट 4 नंबर बात क्या आती है, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में, संकुलों में विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में, चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में, संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है। एक ये बात आ गई। अब इसके नीचे एक बात हो रही स्टूडेंट, विपाटन चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है। इसके नंबर 5 नंबर, डी कक्षक के, डी कक्षक के दो अक्षीय, अक्षीय कक्षक व 3 निरक्षीय कक्षक होते हैं, निरक्षक, निरक्षीय कक्षक होते हैं। अब इस बात से समझ में आएगा स्टूडेंट, डी कक्षक के 2 अक्षीय व 3 निरक्षीय कक्षक होते हैं। अक्षीय कौन से होते हैं और निरक्षीय कौन से होते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसकी आकृति बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री बना रहा हूँ मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, ये होते हैं स्टूडेंट ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल को कैसे बनाएंगे, ये प्लेन है, जरूरी नहीं स्टूडेंट ये एक्स माना जाए, वाई जेड कुछ भी मानो, ये प्लेन है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक्स वाई है, इसका मतलब ये एक्स पर नहीं आएंगे, ये है, ये जो कक्षक है ये है निरक्षीय, निरक्षीय, और जो निरक्षीय होते हैं उनकी क्या होती है स्टूडेंट, एक्स पर नहीं है, ये निरक्षीय कक्षक, इन पे रिपल्सन कम होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, निरक्षीय कक्षक एनर्जी क्या होती है इनकी, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। निरक्षीय कक्षक एनर्जी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा, स्थायित्व, स्थायित्व ज्यादा। निरक्षीय जिनको अपन T2G बोलते हैं, ये कौन सा सेट है, T2G, और ये कौन सा है, EG, ये कौन सा है, EG, ये है EG। अक्षीय कक्षक, अक्षीय कक्षक ये है EG, जिसको EG बोलते हैं अपन स्प्लिटिंग में, इन्हें अपन T2G बोलते हैं। इनकी क्या होती है स्टूडेंट, एनर्जी
एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और स्थायित्व क्या होता है, कम। स्थायित्व, एनर्जी हाई, स्थायित्व कम होता है, क्योंकि ये एक्सिस पे आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स वाई है स्टूडेंट, एक्स और वाई के बीच में आएगा स्टूडेंट। ये एक्स मान लो और ये वाई, ये जेड मान लो, ये वाई है, ठीक है। एक्स है और ये वाई है, ये वाई ऑर्बिटल जरूर नहीं है जेड मानो। अब यहाँ पर ऑर्बिटल आएंगे, एक्स पर नहीं आएंगे। ये लीजिए, एक्स और वाई के बीच में आ गए, एक्स और वाई के बीच में आ गए। यहाँ पर वाई और जेड का कोणा लिखना है। ये मैंने वाई मान लिया और ये जेड मान लिया। जरूर नहीं है ये एक्स एक्सिस ही हो, कोई जरूर नहीं है। अब यहाँ पर जेड और वाई मान लिया, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। वाई जेड आ गया। अब यहाँ पर जेड एक्स आएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आएगा ऑर्बिटल। देखो स्टूडेंट, जो भी रेखा आ रही है यानी जो भी ऑर्बिटल है वो इसके सारे हैं, एक्स पर नहीं है। यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मान लो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक्सेस पे आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, एक्सेस पे आ रहे हैं। और दो बार इसको थोड़ा डार्क कर दो, इसका मतलब ये एक्सेस पे ऑर्बिटल होते हैं डी के। ये एक्सेस ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्थायित्व कम होता है। डी जेड स्क्वायर, ये इस शेप का होता है, ये जेड एक्सिस होता है। और यहाँ पर बीच में रिंग होती है इस प्रकार से, डमरू लाइकली, ये जेड स्क्वायर। तो ये दो अक्षीय होते हैं, ये जो निरक्षीय कक्ष, स्थायित्व कम, इसकी एनर्जी कम, स्थायित्व ज्यादा। निरक्षक है, एनर्जी कम, स्थायित्व ज्यादा होता है स्टूडेंट, वो अपन हमेशा नीचे रखते हैं, ये ऊपर रखते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक बात लिखानी है। कौन सी बात लिखानी है, अक्षीय ऑर्बिटल आ गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, T2G है, अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय संकुल व चतुष्क, चतुष्क फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का अंतर है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का अंतर है। डेल नोट 4/9 डेल टी, यानी इतना होता है, यानी अंतर इतना होता है। यानी जो डेल नोट है स्टूडेंट, वो डेल नोट है कितना ज्यादा होता है चतुष्फल के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, 4/9, 4/9 पार्ट इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। इतना अंतर होता है स्टूडेंट। अष्टफल के संकुल व चतुष्फल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का अंतर इतना होता है, यानी इतना ज्यादा ये अष्टफल के होते हैं, इसलिए इसमें विपाटन ज्यादा होगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट लिख देते हैं, जिसका विपाटन ज्यादा होता है T2G व EG कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, अंतर होता है, उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा CFSE, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा का अंतर है, T2G व EG कक्षकों के मध्य जितना ज्यादा ऊर्जा का अंतर होगा,
उतनी ज्यादा CFC होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की। यानी CFC मैंने बताया था आपको, लिगेंड सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके आधार पर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की CFC ज्यादा व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की CFC कम होती है। कम होती है। इसके बाद में प्रबल क्षेत्र की CFC इसमें ज्यादा होती है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। हाई स्पिन नंबर और लो स्पिन नंबर स्टूडेंट, स्प्लिटिंग होती है इस प्रकार से। स्पिन नंबर S बराबर S1 प्लस S2 आता है। यहाँ पर एकलक या त्रिलक स्टेट आती है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, उसमें करते हैं, हाई स्पिन नंबर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, जो डायग्राम आपको चाहिए, जो डायग्राम आपको समझ में आएगा और जिसके माध्यम से करूँ स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल है। इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है जो स्प्लिटिंग होती है। अब ये क्या होंगे, CFC होगी स्टूडेंट। इसमें CFC होगी स्टूडेंट, मैं दोनों साइड बना दूं, इसको ऐसे बनाना है अपन को, इसको ऐसे बना देते हैं कि दोनों साइड का काम आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर स्टूडेंट 5 ऑर्बिटल है। डी जनरेट, डी जनरेट, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ये क्या है, यहाँ पर क्या स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ये। अष्टफलकीय संकुल है, ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर देख स्टूडेंट, इसमें विपाटन ज्यादा है। ये CFC है, T2G और EG के मध्य है। ये CFSE है, ये यहाँ पर है, ये भी CFSE है, ये भी CFSE है। अब यहाँ पर एक बात सुनना स्टूडेंट, यहाँ पर T2G और EG ऑर्बिटल दो बनेंगे, तो T2G जो ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर T2G उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, 1 2 3 T2G ऑर्बिटल। यहाँ पर T2G DXY DYZ DZX T2G,
जो अक्षीय होते हैं, ठीक है, ये निरक्षीय होते हैं, अक्षीय होते हैं Eg। यहाँ पर आएंगे Eg 1 और 2, dx² y² और dz², ये आ गए, ये अक्षीय आ गए। इनको बोलते हैं Eg कक्षक, Eg ऑर्बिटल, और ये है T2g ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है स्टूडेंट, इसमें उल्टा होता है। ये T2g वाले हैं, इनकी एनर्जी यहाँ पर क्या है, कम, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ये T2g ऊपर चले जाते हैं, Eg नीचे आ जाते हैं। ये है यहाँ पर Eg dx² y² dz², और यहाँ पर है T2g ऊपर चले जाते हैं, dx² dy² dxy dyz dzx dzx। ये है आपके T2g ऑर्बिटल ऊपर हो जाते हैं और यहाँ पर Eg ऑर्बिटल नीचे हो जाते हैं। ये है मामला, ये है आपकी स्प्लिटिंग। इसकी CFC ज्यादा है क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, इसे डेल्टा नोट से दर्शाया जाता है, ठीक है, और इसे डेल्टा टी से दर्शाया जाता है। ये होता है, इनमें जो अंतर मैंने बताया था CFC का अंतर, इसमें CFC है, CFSC का अंतर होता है, ये संबंध होता है डेल्टा नोट 4/9/डेल टी, इतना ज्यादा होता है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है, इतना ज्यादा अंतर होता है। ये होता है स्टूडेंट। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की ओर बात कर लेते हैं। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल में पेयरिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी का क्या मामला है, इसमें पेयरिंग एनर्जी कैसे देखेंगे, अष्टफलकीय में किस प्रकार से पेयरिंग एनर्जी आएगी, चतुष्फलकीय में किस प्रकार से पेयरिंग एनर्जी आएगी। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग एनर्जी बात कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पेयरिंग एनर्जी, अब इसके माध्यम से मैं पेयरिंग एनर्जी को बताने वाला हूँ। अब देखना, पेयरिंग एनर्जी, अगर डेल नोट है, डेल नोट का मान ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, डेल नोट का मान ज्यादा हो गया, पेयरिंग एनर्जी क्या हुई, डेल नोट का मान ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये किस केस में होंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या है, क्या होता है, ये डेल नोट ज्यादा होता है, इसको मैं बता देता हूँ, आगे बताऊंगा स्टूडेंट। इसमें इसमें भी स्टूडेंट ऐसा केस कुछ नहीं होता, इसमें ही होता है स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो केस होता है ये इसमें होता है। अब यहाँ पर देखिए, ओक्टाहेड्रल हो गया, ये टेट्राहेड्रल वाला हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं खोल के बता रहा हूँ, तब समझ में आएगा ये, और डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ स्टूडेंट मैं इसको बना के। इसमें देखिए, अगर डेल नोट पी से ज्यादा हो गया, यानी पी बराबर पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी डेल नोट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर यह संबंध है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अष्टफलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पे पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मन हो जाएगा, वो बताऊंगा स्टूडेंट। अगर डेल नोट का मान है, उसमें स्टूडेंट वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड आते नहीं है,
अब अगर डेल नोट का मान पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं पेयरिंग नहीं होगी। यह वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है। वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है। यह वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है। वीक फील्ड लिगेंड में देखने को मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस सभी का मतलब क्या है? सबसे मेन बात इसमें यही आती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से आपका होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसी के आधार पर किया जाता है। अपन हाई स्पिन किसे कहेंगे और लो स्पिन किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। मैं बात करूं तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग होगी, और यह प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए होता है। जैसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए आपके H2O से जो आगे वाले होंगे, कोबाल्ट, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। यहाँ पर अमोनिया हो गया दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए देखने को मिलता है। इस प्रकार के अब इसकी बातें समझना उसपे। अगर D4 किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 आ जाए, लिगेंड जुड़ा हुआ हो, तो क्या करें सर? D4, अब इसके बातें समझ में आएगी स्टूडेंट। अभी मान लीजिए मेरे पास अष्टफलकीय संकुल है, ये है, ठीक है। यहाँ पर जी, यहाँ पर T2G है, 1 2 3 T2G ऑर्बिटल है, यहाँ पर Eg ऑर्बिटल है, 1 2 3। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, 3 4 5, डी ऑर्बिटल है, EACFC है। यहाँ पर किसी का मान D1 है, D2 है और D3, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट चेंज फॉर वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए कोई चेंज नहीं होंगे। चेंज किस में होगा दोस्त? चेंज होगा इससे आगे वाले में, D4 से लेकर D9 तक, माने D10 D9 तक। इसमें क्या होगा? चेंज। इसमें चेंज होगा, इसमें वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसका पता चलेगा वो वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है। मैं आपको सीधी सी बात करूं, कौन सा लिगेंड जुड़ा है? अगर किसी में D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, D4 किस में है? जिसमें D4 यानी जिसमें D4 में इलेक्ट्रॉन भरा जाए। D3 आर्गन, यहाँ पर 3D1 3D2 3D, इस प्रकार से आते हैं ना, 3D1 3D2 3D3, ये क्रोमियम 3D4, क्रोमियम वाला 3D5। और यहाँ पर क्या होता है? क्रोमियम 3D5 और 25, इस प्रकार से। अगर D4 मान आ गए स्टूडेंट, मान लीजिए D4 है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, स्प्लिटिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, D4 आ गया। पहले फर्स्ट में समझाता हूँ। फर्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन भरना तो T2G में आ जाएगा, ऊपर वाले में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साथ में जुड़ा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड T4 से स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से। यहाँ पर D4 का मान आ गया, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर D2, अगर D2 करूं तो भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। D3 करूं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, अब यहाँ पर D3 गिरा तो भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। D3 ऊपर वाले में कुछ नहीं गया। अगर D4 आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया D4। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D4 किसी का मान है और वो क्या है?
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। आर्गन 3d5 4s1, यानी अपने को कितने ऑर्बिटल निकालने हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल निकालने हैं? दो। अरे दो तभी तो आएगा, दो ऑर्बिटल निकालो ऐसा। क्रोमियम है, फिर यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेता हूँ क्रोमियम। कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं लेके यहाँ पर NH3 ले लेता हूँ। साइनो ले लो, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट Cn, और यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, -4 है। और अपनों को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? दो। -4, 4 और माइनस का 2। अब ये है स्टूडेंट, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CrCn, यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका ऑक्सीडेशन अवस्था -4 -2, तो क्रोमियम +2 में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3d4 4s0। ये आ गया, 4s0 आ गया। 3d4 आ गया, तो 3d4 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? 3d4 है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो अपने को 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पर तो ये 4 आ जाएंगे दोस्त, यहाँ पर तो ये 4 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 है। अब देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैंने बताया डेल नोट है, इसके लिए डेल नोट का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है और पेयरिंग करवा लेता है। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन वो ऊपर ना जाकर क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इसका ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D4 के लिए क्या आ जाएगा? T2G4Eg0। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, ठीक है। यही वीक फील्ड के लिए होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए यही वीक फील्ड लिगेंड होता। वीक फील्ड, वीक फील्ड, वीक फील्ड में स्टूडेंट अपन क्रोमियम F4 लिख लेते हैं। अभी भी इसमें स्टूडेंट 3D, यहाँ पर F4 लिख दिया, 3d4 है, D4 है, वीक फील्ड लिगेंड है। एग्जाम्पल ये है, F4 वाला एग्जाम्पल है। इसमें F4 ना लेके आप ये ले लीजिए, टाइटेनियम H2O4, ये ले लीजिए। अब यहाँ पर -2, तो -2 यानी +2। इस प्रकार से आपके लीजिए, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसमें वीक फील्ड लिगेंड है क्रोमियम, +2 ऑक्सीडेशन अवस्था है। D4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो D4 लिखेंगे। तो अब की बार वीक फील्ड ले लीजिए। वीक फील्ड में क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा नोट से, तो वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे था 1 2 3 4 तो भरे गए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। तो D4 में विन्यास बनेगा T2G3Eg1। इसे बोलते हैं अपन वीक फील्ड, फॉर वीक फील्ड लिगेंड। ये है स्टूडेंट इसका मेन माजरा, ये है, यही समझाना था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर मैं D5 की बात करूं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, 3 4 5 अपने को 3 भरने हैं, 2 ऊपर जाएंगे या नीचे? वीक फील्ड लिगेंड है सर, ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से भरना है। और D5 में मैं इसको चेंज कर दूं, तो D5 3G3 G2, और इसमें D5 इसमें कितने आएंगे? 5 है यहाँ पर। अगर 5 है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या होंगे? 5 भरने हैं सर, ये लीजिए 5। तो यहाँ पर T2G तो 5 हो जाएगा, Eg0 हो जाएगा, T2G5 हो जाएगा, Eg0 हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। आ गया समझ में? ये है स्टूडेंट मेन मुद्दा यहाँ पर। यहाँ पर स्प्लिटिंग आपको ऐसे पूछी जाती है, 4G में ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। D1 D2 D3 D5 D6 D7 D8 D9 में थोड़ा सा लफड़ा हो जाए। D9 और बता देता हूँ स्टूडेंट, D9 में क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड।
अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। D9 का और बता देता हूँ स्टूडेंट। D9 में है स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड। एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेता हूँ, एक बार वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेना है तो 3 बनाने हैं, ये 3 है, यहाँ पर 2 बनाने हैं ऑर्बिटल। अब बताओ स्टूडेंट, बनाओ इसको। सर पहले तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवाओ। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, अब ऊपर जाएंगे 7 8, फिर इसके बाद में यहाँ पेयरिंग होगी 9, यहाँ पर 9। तो इसका ऑर्बिटल का व्यू कैसे आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर पेयरिंग होगी ना 8 के बाद में 9, यहाँ पर पेयरिंग होगी तो ऑर्बिटल का व्यू आएगा T2G6 EZ3। ये आ गया 6 और 3 9, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। और वीक फील्ड के लिए क्या होगा? वीक फील्ड, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी तो पेयरिंग मत करवाओ। पहले अपन 6 इलेक्ट्रॉन भरे, ये ये 6 हो गए। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9, सेम यही ऑर्बिटल का व्यू आ जाएगा। T2G यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, EZ3 आ जाएगा। ये है स्टूडेंट मेन, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिस्टल फील्ड विपाटन के आधार पर D9 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट अपना क्या बता है? DD संक्रमण। अब DD संक्रमण और बता देता हूँ, और कुछ यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बच्चे हैं और सभी हो गए स्टूडेंट। DD संक्रमण, DD संक्रमण जब T2G कक्षक निम्न ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा क्षेत्र में T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन आएगा। T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा क्षेत्र में, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं तथा वह स्थायी होने के लिए जब वापस उच्च ऊर्जा क्षेत्र से वापस उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में दृश्य प्रकाश क्षेत्र के माध्यम से आते हैं। इसे DD संक्रमण कहते हैं, DD संक्रमण कहते हैं। ये है स्टूडेंट मेन माजरा। DD संक्रमण क्या है? जब T2G से ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं, T2G की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वह अस्थायी हो जाएंगे, स्थायी होने के लिए वापस नीचे आएंगे, तो इसे DD संक्रमण कहते हैं विजुअल रीजन में। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ स्टूडेंट, ग्राफ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा DD संक्रमण क्या है। मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, ये 2 एनर्जी लेवल है, T2G है, T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, EG में गया, वापस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो भी विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन।
और विजिबल रीजन में आ रहा है, तो ये जो है डीडी संक्रमण कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड के लिए होता है उसमें, यह संकुल में रंग के लिए उत्तरदायी है, रंग के लिए उत्तरदायी है। स्टूडेंट इसका भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ। स्टूडेंट अपने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, ये आ गया। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं, TiH2O6, TiH2O6, एक तो ये एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, TiH2O6, एक तो ये एग्जांपल दिया हुआ है। एक एग्जांपल दिया गया है CuSO4 5H2O। जब इसे हीट करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये जो H2O है ये उड़ जाता है, तो अपने पास टाइटेनियम Cl3 बाहर है इसके, तो टाइटेनियम बचता है। तो अपने पास क्या बचता है? सिर्फ टाइटेनियम। H2O बाहर हो जाता है। इसको जब अपन क्या करते हैं, इसको भी जब हीट करते हैं तो इसमें CuSO4 बचता है, सिर्फ 5 पानी इसमें चला जाता है। ये होता है स्टूडेंट ब्लू कलर का, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है, ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। और ये टाइटेनियम बचता है, ये कौन से कलर का होता है स्टूडेंट? ये भी कलरफुल होता है, ये भी कौन सा होता है? कलरफुल होता है, ये भी कलरफुल होता है, T4 है। इसमें रिमूवल वाटर आयन एनहाइड्रस, ठीक है। वाइट, ये तो हो जाता है वाइट, ये तो हो जाता है वाइट। और ये है, ये कलरलेस, कलरलेस। ये एग्जांपल दिए गए हैं, ये वाइट, ये होता है कलरफुल, कलरफुल होता है। अभी इसका रीजन क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर इसमें लिगेंड के कारण क्या है? H2O के कारण डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण, व जिसके कारण, जिसके कारण संकुल रंगीन था। H2O नहीं होने के कारण डीडी संक्रमण समाप्त हो गया। ये है मेन बात, ये उतार लीजिए स्टूडेंट। और यहाँ पर CFT खत्म होती है स्टूडेंट। CFT की सीमाएं और बता देता हूं मैं। CFT की सीमाएं, दो ही सीमाएं हैं स्टूडेंट वैसे तो इसमें। CFT की सीमाएं, CFT की सीमाएं मेनली दो ही होती है इसमें। फर्स्ट होती है स्टूडेंट, इसने यह नहीं बताया कि मेटल व लिगेंड के बीच आयनिक व सहसंयोजक दोनों बंद होते हैं, दोनों बंद होते हैं, दोनों बंद होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक व आयनिक दोनों बंद होते हैं। इसने संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की, चक्रण गुणों की व्याख्या नहीं। ये स्टूडेंट इसके दो मेन, डीडी संक्रमण के कारण भी रंग आता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का होना वो भी नहीं बता पाया ये।
ये स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर सेफ्टी खत्म।